11 दिसंबर 2023 इंडियन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ये जजमेंट दिया कि 2019 अगस्त में प्रेसिडेंट ने जो आर्टिकल 370 को हटाया था वो पूरी तरीके से वैलिड था। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the constitution of the state is inoperative. Hello everyone, I am Sameer Tripathi and I welcome you all to Defense Wallah। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में कि आखिर ये इतना ज्यादा क्यों चर्चित है। आर्टिकल 370 आखिर था क्या, इतिहास में इस आर्टिकल के क्या मायने थे और आखिर क्यों ये आर्टिकल कश्मीर में लागू किया गया था। चर्चा को आगे लेते हुए मैं आपको लेकर जाऊंगा 1947 में जब भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त भारत में दो टाइप के स्टेट्स थे। एक जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे और एक थे प्रिंसली स्टेट्स जो राजाओं के अंडर में थे। जब ब्रिटिशर्स यहां से गए तो उन्होंने अपने अंडर में जो स्टेट्स थे वो तो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का स्टेटस उन्होंने क्लियर नहीं किया और उन्होंने ये डिसीजन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के ऊपर छोड़ दिया कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आखिर भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या आजाद रहना है। अरे आयरन मैन जिनको हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अथक प्रयासों के चलते भारत को हम यूनिफाई कर पाए। जो एक छोटे से कुएं में मेढक रहता है उसका दिमाग बढ़ता नहीं, उसकी शक्ति भी बढ़ती नहीं, लेकिन महासागर में जो मगरमच्छ रहते हैं वो जो खेल कर सकते हैं वो कुएं के मेढक नहीं कर सकते। तो हमारा दिल हिंदुस्तान से भरना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए हमारी वफादारी। 565 प्रिंसली स्टेट्स को वो किसी तरीके से इंडियन यूनियन का हिस्सा बना पाए और सबके पास पर्सनली जाके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया। बट उसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो नहीं चाहते थे भारत के साथ आना या वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ जाना और वो आजाद रहना चाहते थे। और उसी में एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहां पे राजा का रूल था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के राजा थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ आना है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हरि सिंह जी के पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर गए तो उन्होंने उसको साइन नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पर हम आगे विचार करेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1948 में पाकिस्तान ने अपने कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, कुछ ट्राइबल लोगों की आर्मी कश्मीर भेज दी और वहां पर अटैक करवा दिया। उस अटैक से घबराकर राजा हरि सिंह इंडियन यूनियन के पास आए और उन्होंने हेल्प मांगी। वहीं पर उस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडिया ने कश्मीर की हेल्प की और किसी तरीके से वो वॉर टला। लेकिन उसी दौरान आप देखेंगे कि वो जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भारत आए थे उन्होंने कश्मीर का एक हिस्सा हथिया लिया, जो कि वहीं से कश्मीर का मुद्दा जो है बड़ा ही डिबेटेबल होना शुरू हो गया। स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ी कि जब ये पूरा इशू शांत हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, हम आपके लोगों को एक चॉइस देंगे कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। हम लोगों से ही वोट कराएंगे कि क्या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं और हम आपको कुछ राइट्स देंगे इनिशियली जहां पे आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। 1949 में अगर मैं आगे चर्चा को लेकर आऊं तो 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली एनफोर्स हुआ, नॉट सारे आर्टिकल्स बट कुछ आर्टिकल्स। इसी वक्त इसी दौरान आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर के ऊपर लागू हुआ। आर्टिकल 1 के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वहीं पे आर्टिकल 370 में कुछ क्लॉज डाले गए। वो क्लॉज क्या थे कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया, जहां पे क्लॉज 1 ये कहता था कि सर जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स अभी तो लागू नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स इशू करके जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कश्मीर के ऊपर अप्लाई कर सकता है। आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को रिवोक कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय इशूइंग पब्लिक नोटिफिकेशन, लेकिन वहां पर उन्होंने एक पॉइंट और इंसर्ट किया था कि वो विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको रिवोक नहीं कर सकते। आगे बढ़े तो सर अक्टूबर 1951 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर उन्होंने मिलकर जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं अप्लाई किए और वहां से एक स्पेशल स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर को मिल गया। लेकिन यहां पर अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर कश्मीर भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ रहेगा। और इसी उलझन के चलते दिसंबर 1957 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। सर इस बात पे
उन्होंने कोई भी एक ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया और जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 वाला जो स्टेटस है वो कंटिन्यू रहा। ऑल्दो प्रेसिडेंट ने कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन ऑर्डर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल 370 वहां पर बना रहा। अब हम चर्चा को आगे लेकर आते हैं जून 2018 में, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती सईद जी ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल स्टैब्लिश हो गया। उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक जी। इसके आगे चल के आप देखते हैं कि नवंबर 2018 में जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, जिसके बाद दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश कर दिया गया और उसके बाद आगे चल के अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नोटिफाई किया जो ये कहता था कि अब से आर्टिकल 370 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो चुका है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। और अगस्त 2019 में ही इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लागू किया, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटहुड एंड इवन उसका स्टेटहुड खत्म कर दिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जो कि एक बना जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा बना लद्दाख। अब ये सब होने के बाद अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया और वहां पे गवर्नर जनरल का रूल स्टैब्लिश कर दिया गया। लेकिन सर सवाल यहीं पे उठना शुरू हुआ कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कैसे हटाया, आखिर प्रेसिडेंट का रूल यहां पर कैसे लागू हुआ। क्यों? क्योंकि हमने चर्चा की थी कि आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 ये कहता था कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को तभी हटा सकता है जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे रिकमेंड करे। लेकिन हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में ही डिसॉल्व हो गई थी विदाउट स्पेसिफाइंग कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस क्या होगा। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सर आखिर किस तरीके से आपने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सर पहली चीज कि जब इसे हटाया गया तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। ये हमने देखा कि सर अगस्त 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो उस समय वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। और दूसरी चीज, इन सारी चीजों के क्वेश्चंस में ना जाते हुए डीवाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनके साथ 4 अदर जजेस ने अपना ये वैलिडेशन दिया कि सर ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था जहां पर हम जम्मू एंड कश्मीर को फॉर्मली भारत का एक हिस्सा बनाना चाहते थे और ये उसी प्रोसेस का एक कल्मिनेटिव स्टेप था। तो हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं या हम प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने ये चीज भी इंश्योर कराई कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो उसे वापस रिटेन करवाया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन से ये बात करके भी वहां चर्चा की जा रही है कि जम्मू एंड कश्मीर को जल्द से जल्द एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा और वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे।